फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में एज यूजुअल हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट एडिटोरियल देखो एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर जानते हो ना, बहुत ही पीछे रह गया भारत में, तो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना होगा, समझे। एग्रीकल्चर को आगे लेके चलना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी और कम्पिटिटिवनेस चाहिए एग्रीकल्चर को, तभी जाके एग्रीकल्चर एक वाइबल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अदरवाइज कोई भी फ्यूचर जनरेशन एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहेगा। तो पहले समझें क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको एड्रेस करें, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है उसका। तो ट्रू लेवल पे हमें सोल्यूशन देना होगा, ट्रू लेवल पे हमें चिंतन करना होगा कि कैसे जो एग्रीकल्चर में जो चैलेंजेस है उसको कैसे ओवरकम करें, और उसमें क्या राज्य का रोल रहना चाहिए, क्या फार्मर्स का रोल रहना चाहिए, क्या केंद्र का रोल होना चाहिए, वो सभी चीज़ के बारे में हम लोग इस एडिटोरियल्स में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, हेल्थ 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 इशू कितना इंपॉर्टेंट इशूज़ है। अभी देख रहे हो जिस हिसाब से एपिटीमोलॉजिकल जो ट्रांजिशन हुआ है, कहने का मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अब बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिकेबल डिजीज़। अभी जो बीमारी लोगों के बीच में है, 60% बीमारी तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और 40% क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़। माँ जब यदि तुम 30 साल 40 साल पहले का यदि तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा होता था उस समय। माँ अब अभी का समीकरण अलग है। तो ऐसे परिस्थिति में ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट को फॉलो करें। आज इतना जो बीमारी हो रहा है, और अधिकतर जो बीमारी है अभी स्टूडेंट, चलो ये बीमारी 60 और 40, 60 समझ गए नॉन कम्युनिकेबल, 40 कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है, जो इन्फेक्शियस है, जैसे कोविड-19 क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। आ रहा है समझ में। और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या है, जो इन्फेक्शियस नहीं, जैसे हार्ट अटैक आना, डायबिटीज़ का पेशेंट बनना, शुगर बढ़ जाना, ये क्या है सब तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल। किडनी फेल हो जाना, किडनी में स्टोन होना, सब नॉन कम्युनिकेबल चीज़ है, समझ गया ना। तो ये 60 और 40। अभी देखो भी रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से खाने के वजह से, अनहेल्दी डाइट के वजह से 50% डिजीज हो रहा है, चाहे वो कम्युनिकेबल हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल हो। 56% जो बीमारी है हमारे आसपास, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हेल्दी डाइट से है। तो इसलिए देखो यहाँ पे तुमको दिखेगा ICMR और NIN, इसने गाइडलाइंस जारी किया है। ये संस्था है, समझे, इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का। तो इसने गाइडलाइंस जारी किया है कि लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। और बहुत अच्छा सुझाव दिया है इसमें। फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से लोगों को दूर जाना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो कि बहुत डिफरेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है ये, मीथेन हाइड्रेट्स। जानते हो ना, समुद्र में मीथेन हाइड्रेट्स बहुत डिपॉजिट है, स्पेशली कंटिनेंटल शेल्फ में। जानते हो ना बच्चे लोग, कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है। कंटिनेंट और ओशन जो मिलते हैं, तो कंटिनेंट क्या होता है, कंटिनेंट एक्सटेंड होकर ओशन की तरफ जाता है। ये जो स्लोप है, यही स्लोप को हम कंटिनेंटल स्लोप कहते हैं। यानी कंटिनेंट जब ओशन की तरफ जा रहा है, प्लेट जानते हो ना, टकराता है ना, प्लेट क्लोज होता है ना। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ, टेक्टोनिक प्लेट। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि साउथ अमेरिकन प्लेट है, और इधर देखोगे प्लेट नाज़का प्लेट है, यानी कि साउथ पैसिफिक ओशन का जो प्लेट है एक नाज़का प्लेट है। नाज़का प्लेट नीचे जा रहा है ना, ऑलवेज ओशन प्लेट नीचे जाता है, बीनीथ जाता है, समझे ना, सबडक्शन होता है। समझ पा रहे हो स्टूडेंट। तो वहाँ पे जो कंटिनेंटल जो सेल्फ है, यानी कि जो कंटिनेंटल स्लोप है, वो एक्सटेंड होकर ओशन की तरफ जाएगा, वहीं पे तुमको मीथेन हाइड्रेट्स बहुत मिलता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशन चाहिए मीथेन हाइड्रेट्स को फॉर्म होने के लिए। जैसे हम लोग बात करते हैं साइबेरिया रीजन का, पर्माफ्रॉस्ट का भी बात करते हैं, तो पर्माफ्रॉस्ट के नीचे भी, यानी कि पर्माफ्रॉस्ट जो थाइंग हो रहा है ना, पर्माफ्रॉस्ट थाइंग मतलब पर्माफ्रॉस्ट जो यानी कि जो बर्फ़ से ढका हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पिघल रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत डिपॉजिट है मीथेन हाइड्रेट सब। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेशर और टेम्परेचर एंड लोकेशन। तो प्रेशर टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कहाँ पे उसका लोकेशन, उस हिसाब से मीथेन हाइड्रेट फॉर्म होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक जो कंडीशन हुआ वो कंडीशन हर जगह ही लागू होगा। मतलब एक सिमिलर, यानी कि मैं कहूँ कि
कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से मीथेन हाइड्रेट फॉर्म होता है, तो मेरा बात गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन किसी जगह पे ही काम आ सकता है, मत दूसरे जगह पे दूसरा कंडीशन चाहिए मीथेन हाइड्रेट फॉर्म होने के लिए। समझ पा रहे हो ना? क्यों चर्चा में आ रहा है मीथेन हाइड्रेट? क्योंकि मीथेन हाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जस्ट लाइक सोलर लाइट, सोलर एनर्जी। और इंडिया, बिल्कुल इंडिया जापान जो लाइक माइंडेड कंट्री है, सब कोलैबोरेट करके इस पे काम करना चाह रहे हैं। हाँ, जहाँ तक सवाल है डीप ओशन, ओशन के नीचे देखोगे तो ओशन के बहुत नीचे कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता है मीथेन हाइड्रेट। तो क्यों नहीं फॉर्म होता है, क्या इसके पीछे साइंस है, तो वो सभी चीज़ हम लोग समझेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एडिटोरियल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज द मीथेन हाइड्रेट्स। ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। competitiveness and profitability must be improved in mission mode for agriculture। सिलेबस देख लो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले समझते हैं एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर को लेकर थोड़ा डेटा भी समझते हैं। अभी एग्रीकल्चर में कितने हमारे लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है? 46%। अच्छा, हमारे भारत में कितने लोग हैं जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं? 55 से लेकर 60 करोड़। रिसेंट टाइम में हम डेटा भी देखे थे, तो यदि मैं कुछ डेटा बोल रहा हूँ तो डेटा को लिखते चलो विद्यार्थी लोग, समझे? तो 55 करोड़ से लेकर 60 करोड़ हमारा क्या है? वर्क फोर्स है। उसमें से 46% क्या है? एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। और एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़, विद्यार्थी लोग, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में? 17 से लेकर 18%। यू जस्ट सी द आयरनी कि हाफ पॉपुलेशन केवल 1/5 जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये आयरनी ना है जी, ये अपने आप में पिकुलियर चीज़ है कि नहीं है? चौंकाने वाला चीज़ है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का इस डेटा से हमें ये बात साफ साफ पता चलता है कि जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर का, जो एफिशिएंसी एग्रीकल्चर का होना चाहिए था जीडीपी में, बहुत कम है। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तुमको दुनिया भर का दिखेगा एग्रीकल्चर में। क्या होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको लग रहा है कि वो रोजगार है, रोजगार कुछ नहीं, वो बेरोजगार है। उसको आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रोडक्टिविटी पर। जैसे मान लो कि 1 यूनिट ऑफ लैंड में 10 आदमी काम कर रहा है, अरे भाई वो 2 आदमी चाहिए उसको, 8 आदमी को हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखने में तो लगता है कि 10 आदमी एम्प्लॉयड है, वो रियल में क्या है कि 2 ही आदमी चाहिए वहाँ पे। तो 8 आदमी क्या है? फालतू का लगा हुआ है वो। जैसे एक किराना शॉप खोल दिए, किराना शॉप में 2 आदमी काफ़ी है चलाने के लिए, पता चला पूरा फैमिली ही चला रहा है। क्या ज़रूरत है? बाकी लोग अलग जगह पे एम्प्लॉयड होता है, थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है। तो ऐसे लोग जिसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोग क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये चीज़ हमको बहुत दिखता है। दूसरी बात है, एग्रीकल्चर में रिसेंट टाइम में क्या हो गया? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो पुरुष काउंटर पार्ट है, जो हस्बैंड सब है, वो दूर चले जाते हैं कमाने के लिए, और पूरा एग्रीकल्चर पूरा टिका हुआ है महिला के ऊपर, और ये संख्या बढ़ते चला जा रहा है। तो यानी कि महिलाओं पे कितना प्रेशर है, घर का भी काम और एग्रीकल्चर का भी काम। ये सेकेंड चीज़, ये प्रॉब्लम है जी, ये समस्या है। और तीसरा चीज़ देखो स्टूडेंट, कि जो एग्रीकल्चर से जो रकम मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए फार्मर्स को, वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, सबसे अधिक जो फार्मर्स पैसा जो कमा रहा है वो तुम्हारा एलाइड एक्टिविटी से कमा रहा है, एज अ वर्कर के रूप में कमा रहा है, एज अ डायरी बेच के, यानी कि दूध बेच के खरीद कमा रहा है वो। तो और एक फार्मर्स का यदि तुम इनकम देखोगे रिसेंट आंकड़ा के हिसाब से 10,000 के आसपास। हाँ, तो फिर कैसे होगा? कैसे फिर रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे पूरा होगा? कमी है कि नहीं है? तो ये चलो, ये अपने जगह है। और देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो अभी देखोगे विद्यार्थी लोग, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा ग्रसित है, ग्रेव चैलेंजेस फॉलो कर रहा है, ग्रेव चैलेंजेस फेस कर रहा है ये, समझा? उसमें देखो ग्रेव चैलेंजेस क्या क्या है। तो बहुत सारे क्रॉप्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टैग्नेंट है, या तो बराबर है या तो नीचे। जैसे बीटी कॉटन में बताना चाहता हूँ, बीटी कॉटन हम लोग लगभग 2005 के आसपास इंट्रोड्यूस किए थे भारत में। शुरू में खूब प्रोडक्टिविटी भरा, फिर स्टैग्नेंट हो गया। और कई जगह पर तो ये भी सूचना है कि बीटी कॉटन का जो यील्ड है वो घटा है। तो कायदे से क्या होना चाहिए? समय के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। क्यों? जब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा तो बढ़ना चाहिए ना प्रोडक्टिविटी।
या तो प्रोडक्टिविटी, क्या प्रोडक्टिविटी समझते हो क्या होता है? एक यूनिट ऑफ लैंड पे कितना अनाज उपज रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। समझे ना? तो प्रोडक्टिविटी या तो स्टैग्नेंट या तो बराबर या फिर कम हो रहा है, तो ये चिंताजनक वाली बात है। और दूसरी बात है कि जो इनपुट कॉस्ट है सीड का, फर्टिलाइजर का, वो तो महंगा है। चलो यूरिया तो सरकार ने दे दिया, केवल यूरिया से नहीं चलता जी, और भी तो बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है। मॉन्सेंटो देखो, मॉन्सेंटो का है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सीड्स पे, बीटी कॉटन पे, तो वो खरीदने में तो बहुत पैसा लगता है। एक बार यूज़ कर लिए तो फिर रीयूज़ नहीं हो सकता है, अनलाइक ट्रेडिशनल सीड्स। तो फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट लग रहा है ना, आउटपुट तो कोई ज़्यादा पैसा कमाई तो नहीं हो रहा है। तो ये डिस्ट्रेस है कि नहीं अपने आप में, समझ गए? नंबर वन। और दूसरा देखो बाबू, एक्सट्रीमिटी इन क्लाइमेट। बताओ, कहीं पे बहुत ज़्यादा डाउनपोर हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, तो कहीं पे पूरा ड्रॉट स्पेल है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा कहीं पे रेनफॉल हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो रहा है। और दूसरी बात है स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन। अलग जगह पे बारिश, किसी जगह पे बारिश ही नहीं हो रहा है, किसी जगह पे हो भी रहा था बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी मंथ में हो रहा था बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी मंथ में नहीं हो रहा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रेनफॉल का। अब तुम देख लो, बिहार प्रांत का ही देख लो, अभी अररिया किशनगंज में कब बारिश हो गया और यहाँ पे अभी तक बारिश ही नहीं हुआ। यहाँ किसान क्या करेगा? प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंड प्रॉब्लम। तीसरा क्या, गलती से मॉडल में लिख दिया गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसको ठीक करो, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जितने भी अभी देखो इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर जो यूज़ किया आता है, उसके वजह से हेल्थ खराब हो रहा है कि नहीं खराब हो रहा है सोइल का? क्योंकि ज़्यादातर यदि तुम इनऑर्गेनिक है, बच्चे लोग लिखो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? वही इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर। अरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता तो बढ़िया होता चीज़, समझो ना, कॉमन सेंस ही कहता है। तो जब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ किया जा रहा है ज़्यादातर, तो जो सोइल का जो फर्टिलिटी है, जो सोइल का जो ह्यूमस है, जो सोइल का जो कार्बन कंटेंट है, वो घट रहा है। समझे? तो ये प्रॉब्लम वही देखो, वही लिखा गया कि आप जब एक्सेसिव इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो बहुत जैसे सोइल ऑर्गेनिक मैटर घटेगा, कम होगा उसका। एंड वाटर, जानते हो जिस हिसाब से वाटर टेबल कम होते चला जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अब देखो, फॉल्टी मार्केटिंग सिस्टम इन एग्रीकल्चर। हाँ, APMC मंडी में भी जाते तो मिडल मैन पड़ा रहता है ना बीच में, मिडल मैन। अब बताओ, तुम खुद सोचो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ पे 23 क्रॉप्स में MSP भी दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि लीगल बैकअप नहीं है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जानते हो ना, कि इतना उगाओ, आई विल गिव यू मनी। उसके बाद भी किसान लोग को मुश्किल है, क्यों? बिचौलिया बीच में पैसा मार लेता है। वही तुम डेयरी सेक्टर देखो, डेयरी सेक्टर में देखो, यदि मान लो कि 1 लीटर दूध बिकता है, लेट से 1 लीटर दूध तुम्हारा 50 रुपये में बिकता है, तो फार्मर्स को फ़ायदा 40 से लेकर 45 रुपये तक फार्मर्स को फ़ायदा होगा। लेट से अनाज का बात करता हूँ, मान लो कि एक कोई क्रॉप ले लो, वो 50 रुपये में बिका, तो फार्मर्स को बस 10 से लेकर 15 रुपये तक ही बेनिफिट होता है। और जबकि डेयरी सेक्टर में कोई MSP नहीं है, कोऑपरेटिव सेक्टर है वो, तो क्योंकि उसमें मिडल मैन नहीं है, उसमें मिडल मैन नहीं है। तब तो इतना MSP होने के बाद भी मिडल मैन की वजह से काम गड़बड़ हो गया। मैं वही डेयरी सेक्टर देखो तो वहाँ पे मिडल मैन नहीं है, बिचौलिया नहीं है बीच का। तो बिचौलिया होने की वजह से जो मार्केटिंग सिस्टम है वो पूरा फॉल्टी हो गया। इसी के लिए सरकार ने बहुत कुछ लाया, ई-नाम लाया था कि किसान लोग अपना ही मंडी में वो करे, डिजिटलाइज करे कि हम ये बेचना चाहते हैं, मैं वो भी स्टेट ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, और ये गलती स्टेट का है। हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट मार लेता है यहाँ पे बाजी। स्टेट को भी होना चाहिए था कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में हो। और दूसरी बात देखो, वहाँ पे लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी अच्छा नहीं ना है, इसलिए देखते हो ना, जब अनाज ज़्यादा हो जाता है तो फेंकता है किसान लोग, सड़क पर फेंक देता है। तो ये सब समस्या है। हमारा एम होना चाहिए कि कम से कम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 6 से लेकर 8% बढ़े कंसिस्टेंटली, मगर केवल बढ़ने से नहीं होगा, मार्केट चाहिए, ठीक से मार्केट चाहिए, कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था चाहिए, सभी चीज़ चाहिए, तब जाके एग्रीकल्चर को जो मिलना चाहिए सम्मान, जो मिलना चाहिए था उसको, तब वो मिलेगा। अदरवाइज प्रोडक्शन ही ज़्यादा करने से नहीं होगा। अरे प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तब उसके लिए मार्केटिंग भी तो बेटर होना चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे ध्यान होना चाहिए। आगे देखो,
एजेंडा, ये जो एनडीए का जो सरकार है, हाँ, इसको चाहिए कि एग्रीकल्चर पे ये बहुत काम करे। जीएसटी पे तो बहुत काम किया इस सरकार ने, है ना। जो बीजेपी का जो सरकार रहा है, 2 कंसेक्यूटिव प्रचंड बीजेपी का सरकार जो रहा है, जीएसटी पे तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। हाँ, ऑल्दो जीएसटी एक इवॉल्विंग चीज़ है, तो ऑन सिमिलर लाइन जैसे जीएसटी में करके दिखाया है, वो सेम चीज़ एग्रीकल्चर में भी करने की ज़रूरत है। नंबर 1 देखो, तो एक काउंसिल होना, जैसे जीएसटी काउंसिल है कि नहीं है विद्यार्थी लोग? हाँ, जीएसटी काउंसिल में इंपॉर्टेंट निर्णय लिया जाता है ना, तो नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट काउंसिल चाहिए, जस्ट लाइक जीएसटी काउंसिल, जहाँ पे अच्छे लोग सब स्टेक होल्डर हो। जैसे सेंटर का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कौन है अभी सेंटर का एग्रीकल्चर मिनिस्टर? शिवराज चौहान, है ना, अभी प्रेजेंट बता रहा हूँ मैं। स्टेट का भी अपना एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, सब इस ग्रुप में बैठेंगे, इस काउंसिल में बैठेंगे। नीति आयोग के मेंबर, क्योंकि थिंक टैंक ना है वो, पॉलिसी मेकर है वो सब, पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगे उसमें, रिसर्चर बैठेंगे, हाँ, प्रोड्यूसर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बैठेंगे, सिविल सोसाइटी बैठेंगे, फार्मर बॉडीज, इंडस्ट्री बैठेंगे, इकोनॉमिक्स बैठेंगे, इंटेलेक्चुअल बैठेंगे। बताओ कितना समृद्ध काउंसिल हो जाएगा। देन दे कैन टेक द बेटर डिसीजन। अशोक गुलाटी टाइप के इंटेलेक्चुअल लोग बैठेंगे उसमें, तो मजा आ जाएगा ना। MS स्वामीनाथन टाइप के लोग, अब तो खैर रहे नहीं, मैं उस टाइप का ब्रेन रहेंगे तो कितना फायदा होगा फार्मर्स को, समझ पा रहे हो ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे जीएसटी काउंसिल बना है उसी तरह नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काउंसिल भी बनना चाहिए, यदि हमें एग्रीकल्चर को बेटर बनाना है। तो पहला सोल्यूशन दिया जा रहा है ऑथर के द्वारा, और ये काउंसिल क्या करेगा, एक नेशनल एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी बनाएगा, समझे, ताकि ठीक से इंप्लीमेंट हो सके पॉलिसी सब एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर बेटर हो सके कंट्री में। क्योंकि एग्रीकल्चर, यदि कह सकते हो कि एग्रीकल्चर भी एक लेगेसी इशू ही है कि इतना हो गया, इतना समय, बताओ 1991 में जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, अभी भी वही कंट्रीब्यूट कर रहा है। मगर दुर्भाग्य की बात है, वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा और बढ़ रहा है इसमें, ये अच्छा चीज़ नहीं है डेवलपिंग कंट्री के लिए। आगे देखो, नंबर 2 देखो, यस ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, एग्रीकल्चर में रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च होना चाहिए। बताओ अभी ओनली 0.6% खर्च होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, बढ़ा है कम से कम 1% होना चाहिए, समझ पा रहे हो ना। अभी ओनली 0.6% खर्च हो रहा है। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही आना होगा। हाँ, अभी देखोगे ना बच्चे लोग, तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर सब थोड़ा ज़्यादा आया एग्रीकल्चर में, मगर और ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, समझे। तो पब्लिक प्राइवेट दोनों का ही पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और देखो क्रॉप इंप्रूवमेंट, देखो अब क्रॉप कैसे इंप्रूव हो सकता है विद्यार्थी लोग। अच्छा इधर देखो, इधर थोड़ा इधर ध्यान दो। अच्छा देखो पल्सेस कितना इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीड, बताओ वेजिटेबल ऑयल बाहर से इंडोनेशिया से मंगवाते हैं, मलेशिया से मंगवाते हैं, हाँ, जो हम घर में जो तेल पे काम हो रहा है, यानी कि तेल से जो सब्जी वगैरह बन रहा है वो बाहर से आ रहा है। तो ज़रूरी है कि बेटर सीड्स डेवलप्ड हो भारत में। उसके लिए कंपनी को एश्योरेंस देना ना पड़ेगा। एक जानते हो ना, PPB करके एक राइट्स था, एक एक्ट था, जिसके वजह से दिक्कत हो रहा था फार्मर्स को, सॉरी कंपनी को। क्यों? कभी भी कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बात हुआ तो फार्मर्स बाजी मार लेता था। अरे जो लेस वाला केस हुआ था, पेप्सिको का जो इशू हुआ था इंडिया में, किस तरह बहुत सारा निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चेंज हुआ था, याद है सभी चीज़। तो कंपनी को तो बचाना पड़ेगा ना, कंपनी को बचाओगे तभी तो कंपनी क्या करेगा, अपना इनोवेशन लाएगा, तभी तो बेटर सीड ला सकता है। तो ये भी चीज़ देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या कि सीड बेटर डेवलप होगा तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, समझ गया। और हाँ, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसको प्रमोट करना, समझे। जैविक किसान जो कि खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, ये सब प्रमोट होना चाहिए, समझ गए विद्यार्थी लोग। हाँ, ये होना चाहिए। तो सीड कंपनी, वही लिखा गया, सीड कंपनी को इंसेंटिवाइज करना होगा कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, खर्च करो, और जो नया चीज़ बना के आओगे तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको देंगे, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। अदरवाइज जानते हो ना, फार्मर्स वर्सेस सीड कंपनी का जब होता है डिस्प्यूट, तो फार्मर को ज़्यादा जाके ध्यान दिया जाता है। और जब फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स को ध्यान दिया कि पॉलिटिक्स रीजन है उसके पीछे, क्योंकि फार्मर का संख्या ज़्यादा है, तो सरकार लोग दे देता है फार्मर्स को। तो फिर सीड कंपनी में क्या मैसेज जाएगा कि हम इतना मेहनत करें, अब बाद में हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चोरी करके ये लोग यूज़ कर लेगा, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो ये जो सोच है, इस सोच को रिमूव करने में स्टेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तभी
सीड कंपनी सब आगे बढ़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी सब करेगा और नए नए सीड डेवलप करेगा, जो कि ऑल टुगेदर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेनिफिट होगा। आगे देखो, मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी। बताओ टेक्नोलॉजी से क्या नहीं हो सकता है। अभी जस्ट हम लोग कुछ दिन पहले बात करे थे वाटर अकाउंटिंग, उसमें बात करे थे सेंसर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीड्स में हमें यूज़ करना चाहिए, बेटर बनाना चाहिए जी। हाँ, हमें क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। एट द सेम टाइम देखो, निगेटिव असर नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो क्रॉप को यदि हम बेटर कर रहे हैं, हम जैसे बीटी कॉटन, देखो बीटी कॉटन भी, बीटी क्यों, बीटी जानते हो ना, 2 स्पीसीज यूज़ किए हैं, ये पूरी तरीके से क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। मैं इसके वजह से या फिर कोई टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वायरमेंट में कोई हार्म ना हो, तो इस तरह का टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना है क्रॉप्स और सीड्स में, नंबर 1। तो वही बोल रहा है कि क्लियर कट टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट होना चाहिए कॉटन के लिए, जैसे बीटी कॉटन। अच्छा बताओ, बीटी कॉटन से भी नहीं होता, एसटी बीटी कॉटन यूज़ करना शुरू कर दिए हम लोग। ऑयल सीड बेटर करना होगा, मेज, फ्रूट्स। अब बताओ फ्रूट्स में भी कितना प्रॉब्लम है, जैसे बनाना में पनामा प्रॉब्लम है कि नहीं है, सब अलग अलग। जैसे देखो ब्रिंजल में प्रॉब्लम है, तो बीटी ब्रिंजल का बात था लाने के लिए भारत में। तो बेटर टेक्नोलॉजी इंटरवीन करके जो वेजिटेबल्स, जो हॉर्टिकल्चर्स, ऑयल सीड्स है, पल्सेस, इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड 4th वन देखो, रीपर्पजिंग सब्सिडी। बताओ सब्सिडी यदि आंख बंद करके फार्मर्स को दिया जाएगा, मतलब यूरिया यदि दिया जाएगा सस्ता दाम में, जानते हो ना यूरिया कितना सस्ता दाम में दिया जाता है, एमएसपी बहुत सस्ता है, जबकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत महंगा है यूरिया का। और जानते हो अधिकतर जो फार्मर जो यूज़ करते हैं हमारे देश में यूरिया यूज़ करते हैं, कि यूरिया में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है, एक फॉल्टी सब्सिडी है, नहीं देना चाहिए इतना सब्सिडी। दूसरी बात है कि बहुत सारे राज्य देखो फ्री कर दिया है किसान के लिए पावर, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगा तो क्या होगा, वाटर टेबल घटेगा ना, और वाटर भी, वाटर जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही सब्सिडी को फिर से सोचना पड़ेगा, सब्सिडी उसी को देना पड़ेगा जो अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहा है। ऐसा नहीं कि सब्सिडी दे दिया, सब्सिडी से यदि अनसस्टेनेबल अप्रोच से एग्रीकल्चर चल रहा है तो उस सब्सिडी को तुरंत मना कर देना चाहिए, उस सब्सिडी को तुरंत रोक लगा देना चाहिए उसमें, समझे। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी करंट सब्सिडीज है उस पर एक बार चिंतन करना होगा, उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए यदि कोई भी सब्सिडी देना है तो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। बताओ खाली तुम व्हीट उगाए जा रहे हो, राइस उगाए जा रहे हो, खाली व्हीट राइस करोगे तो दिक्कत नहीं जी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। क्या होना चाहिए, मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए, यस, मल्टीपल क्रॉपिंग होना चाहिए, लेगुमिनस प्लांट्स होने चाहिए, ताकि फिर से नाइट्रोजन वाला चीज़ आए उसके पास, क्योंकि नाइट्रोजन यदि सोइल के अंदर होगा तो बाहर से यूरिया डालने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो ये सभी चीज़, वही सोइल कंजर्वेशन प्रोग्राम पे काम करना होगा, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स पे काम करना होगा, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, वाटर को बचाने की ज़रूरत है, कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट सिस्टम आना चाहिए ताकि फार्मर्स को भी फ़ायदा हो। कार्बन क्रेडिट मतलब क्या है कि हाँ, मतलब हम किसानी जो कर रहे हैं, खेती जो कर रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन कम इमिट हो रहा है तो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ट्रेड करो। जैसे कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना आया था ना, जहाँ पे सोलर पैनल लगाने का बात था कि किसान को, हाँ सोलर पैनल भी लगेगा तो किसान क्या है, ऊर्जादाता भी है, अन्नदाता भी है। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है, बात समझ आ रहा है ना। बिल्कुल इस तरह का थॉट होना चाहिए, एंड टू एंड सोल्यूशन होना, बिचौलिया नहीं होना चाहिए जी। फार्मर्स को जो क्रॉप्स चाहिए, जो डिमांड है वही क्रॉप्स वो उगाए, बट मोनोकल्चर नहीं, मल्टी क्रॉपिंग कल्चर्स के साथ चलना चाहिए, समझे। एंड टुवर्ड्स ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। देखो ग्लोबल कम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तुम्हारा सामान बहुत महंगा हो जाएगा तो कौन खरीदेगा जी। हाँ, सामान तभी खरीदेगा कोई जब कम्पिटिटिवनेस हो, उसमें बहुत महंगा बेचा जाए तो नहीं खरीदेगा कोई। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो इनपुट जो लग रहा है कॉस्ट सीड्स में, फर्टिलाइजर में, वो कम, समझे। तो वही चीज़ बताया गया है कि पहले कॉस्ट को मैप करना, क्वालिटी पैरामीटर को देखना, और जो भी बाकी कंट्री में जिस हिसाब से इनपुट कॉस्ट लग रहा है उस हिसाब से भारत में भी हो, भारत में दिक्कत कहाँ पे हो रहा है उसको एड्रेस करना। हाँ, हायर कॉस्ट ना लगे, लोअर क्वालिटी इश्यूज जो हो वो ख़त्म हो जाए, क्वालिटी अच्छा हो सीड्स का, सस्ता भी हो, ठीक है। ये सब चीज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, समझे। प्राइवेट फंडिंग होना चाहिए, ताकि अलग से पैसा फंडिंग होना, ताकि जो सामान बाहर एक्सपोर्ट होना है वो और बेटर तरीके से हो सके। क्यों, देखो
क्योंकि बाहर जो सामान जो एक्सपोर्ट होगा वो बहुत सारे चेक किया जाएगा उसको। देखते हो ना, बाहर जाता है यूरोपियन यूनियन से बहुत सारा सामान हमारा लौट जाता है ना। 2 साल पहले हमारा वीट का क्या हालत हुआ था, वीट इधर टर्की घुरा दिया था ना हमारा वीट को। इससे भारत का छवि या किसी भी कंट्री का छवि खराब होगा ना इससे। तो जब कोई भी सामान आप बाहर बेचना चाहते हो तो क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी मैटर्स का मतलब क्या, कितना पेस्टिसाइड्स लिमिट में डाले, कितना फर्टिलाइजर डाले, तो सब चीज़ का ध्यान होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी थी, उसके लिए जरूरी है प्राइवेट सेक्टर, मतलब आपको अलग से फंड देना पड़ेगा ताकि उस तरह का इकोसिस्टम डेवलप्ड हो, और जो भी क्रॉप्स होगा वो क्रॉप्स ताकि बाहर क्रेडिबिलिटी के साथ एक्सपोर्ट हो सके। देखो क्या किया 2 साल 1.5 साल पहले, क्या बोला यूनाइटेड स्टेट्स ने कि हम अपेडा को कुछ नहीं मानते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, क्योंकि अपेडा बिहाइंड है ना तुम्हारा ऑर्गेनिक जैविक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यदि भारत में जाएगा तो उसका लोगो कहाँ, अपेडा से मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि अपेडा को हम नहीं मानते हैं। तो कितना बड़ा छवि पे इम्पैक्ट पड़ा भारत का, कि बताओ अपेडा भारत संस्था का, भारत सरकार का एक संस्था है, उसको बोला कि नहीं मानेंगे उस रेगुलेटर को, छवि खराब होगा कि नहीं होगा। तो कैसे फिर कैसे ठीक होगा ये, एक बेटर इकोसिस्टम बना के, क्वालिटी इकोसिस्टम बना के, समझो वही करना है हमें। वाटर कंजर्वेशन, देखो वाटर कंजर्वेशन करना है। अब देखो, अब राइस देखते हो ना, राइस ही खुद देखो, वाटर गैजलिंग क्रॉप्स है ना, कितना ज़्यादा वाटर जानते हो कि एब्जॉर्ब करता है ये। और जानते हो ना, किसान लोग आउटडेटेड मेथड से यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर, विच इज़ नॉट गुड। मतलब हर समय पानी डाले हो, गलत चीज़ ना है जी, पानी भी बर्बाद हो रहा है। और क्या आपका खेत बेटर हो जाएगा, वो और ख़राब हो जाएगा, जो सोयल ऑर्गेनिक कंटेंट है वो घट जाएगा, और लीचिंग हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, वो भी दिक्कत। फिर दूसरा आपका जो वाटर टेबल है वो भी कंटामिनेट हो जाएगा। देखते हो पहले कल का पानी पिया जा सकता था, अब नहीं पिया जा सकता है, दुनिया भर का फर्टिलाइजर नीचे चला गया, दूषित हो गया पानी। तो इसलिए स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, जिसको हम माइक्रो इरीगेशन फैसिलिटी कहते हैं, वो प्रैक्टिस होना चाहिए, समझे। फ्री पावर और वाटर प्रोग्राम, यानी कि फ्री पावर वाला चीज़ जिसके वजह से इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री दिया जा रहा है उसको स्टॉप कर देना चाहिए सरकार को। और देखो डायरेक्ट सीडेड राइस को प्रमोट करना चाहिए। डायरेक्ट सीडेड, अभी क्या है कि खेत में क्या कर दिया, खेत में राइस पता चला पानी में तैर रहा है, ये प्रैक्टिस सही नहीं है। सीडेड वाला होना चाहिए। देखो हाथ में सीड ले लिया और छिड़ दिए, उससे क्या होगा, वाटर बचता है। अभी देखते हो ना, अभी जो नॉर्मली 70 से लेकर 75% जो इंडिया में जो राइस कल्टीवेशन होता है वो तुम्हारा क्या कि पानी में ही रहता है, पानी में ही। तो उसे जानते हो मैथोजेनिक बैक्टीरिया सब बहुत रिलीज होता है, लीचिंग भी हो रहा है, नीचे भी यूट्रोफिकेशन, सब नाइट्रेट सब नीचे जा रहा है। और हम ऐसे भी जानते हैं कि इंडिया में जो फर्टिलाइजर है उसका एफिशिएंसी केवल 46% है। अधिकतर तो या तो ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है या फिर तुम्हारे नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर में। बात समझ में पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। तो क्या जरूरी है, तो मेथड को चेंज करना, डायरेक्ट सीडेड राइस को प्रैक्टिस करना, समझे, ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है। लिबरलाइजेशन ऑफ द मार्केट, मार्केट को लिबरलाइज करना होगा। अरे भाई जरूरी है कि नहीं है, किसान इतना मेहनत कर रहा है तो किसान को हक मिलना चाहिए, है ना, उसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। ऐसा एक रेगुलेटर हो जो ठीक से मार्केट को देखे। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या कि फार्मर्स लोग और बेटर हो सके, उसको ट्रेनिंग हो सके, उसका बार्गेनिंग पावर उसका बेटर हो सके। कैसे होगा बार्गेनिंग पावर बेटर, जब फार्मर्स का जो संस्था है और वो बेटर हो, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरत है, उसको बेटर करने की ज़रूरत है, उसको सिखाने की ज़रूरत है। कैसे एक संगठन बन के, जैसे कोऑपरेटिव किया ना डेयरी सेक्टर में, तो प्रोड्यूसर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को और ट्रेनिंग दे के फाइनेंशियल इंक्लूजन समझाना, यानी कि कैसे बैंक के दरवाजे तक जुड़ा जाए, कैसे बेटर प्रैक्टिसेस करना है एग्रीकल्चर में, तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, उसको बेटर इंकरेज करना, समझ रहे हो ना। और जो आरबीआई का जो गाइडलाइंस है कि पैसा कैसे ले सकता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस चीज़ को प्रमोट करना। देखो ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर बच्चे लोग एग्रीकल्चर को देना पड़ता है ना, पैसा देना पड़ता है ना एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हिसाब से। तो ये चीज़ तो फार्मर्स को पता होने के बाद ही पता नहीं है, कह सकते हो, क्योंकि अनअवेयर है बेचारे लोग। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडिशनल इंडियन फार्मर्स सब इलिटरेट अनएजुकेटेड है बेचारे लोग, गलती नहीं है उन लोग का। तो यहाँ जरूरी है कि संगठन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कमी है फार्मर्स में उसको पूर्ति करे। अगर देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, डिजिटल पब्लिक गुड्स बनने चाहिए। फार्मर्स को जो चीज़ चाहिए, देखो आप फार्मर्स को चाहिए अच्छा सीड, फार्मर को चाहिए कि उसको पता हो कि मौसम कब क्या होगा,
यदि फार्मर्स को पहले ही पता चल गया कि मौसम क्या होगा। और दूसरी बात है कि IMD को भी एक्यूरेट होना होगा मौसम के लिए। अभी के टाइप का नहीं कि IMD दिखा रहा है 10 दिन की बारिश ही होगा, एक दिन भी बारिश नहीं हुआ, ऐसा भी IMD नहीं चाहिए हमें एक्यूरेट डेटा वाला IMD चाहिए, ताकि किसान लोग, भाई देखो समझ रहे हो ना कितना प्रॉब्लम अभी चल रहा है, बताओ। मतलब 2 मिनट में देखा जा रहा है कि IMD अब क्या डेटा दिया। एक मैसेज आ रहा है अलग से कि बिहार के इस ज़िले में बारिश होंगे, देख रहे हैं बाबू, कुछ नहीं होंगे। कब होंगे भाई? तुम 2 दिन पहले भी वही बोल रहा था, आज भी वही बोल रहा है घुमा फिरा के। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो तो नहीं रहा है बारिश। लोग परेशान, कॉमन आदमी परेशान हो गया, तो फार्मर के साथ क्या बीत रहा होगा अभी। हम देखो, हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, हम ये सोच रहे हैं जिस दिन पानी होगा हम छुट्टी दे देंगे तुम लोग को, इंजॉय। तो एक टीचर है जिसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ज़्यादातर उससे, मौसम से, वो एक मेंटलिटी में आ गया कि भाई पानी कब पड़ेगा। आज देखो, आज जिसको पानी का जरूरत है उसका क्या स्थिति होगा, उसका कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ होगा। तो देखो, खाली मिहिर और प्रत्युष लगाने से नहीं चलेगा। सुपर कंप्यूटर और अच्छा सुपर कंप्यूटर चाहिए ताकि थोड़ा एक्यूरेसी और अच्छा है। बताओ, ये तो हद हो गया यार। देखो आगे देखो यार, तो वही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक गुड्स बेटर होने चाहिए ताकि फार्मर को सपोर्ट मिल सके। हाँ, फाइनेंशियल सर्विस ऑफ फार्मर्स, यानी कि उसको क्रेडिट ठीक से मिल सके। इंश्योरेंस, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जान रहे हो ना, उसको 2 लेवल पे लागू करना, समझे। और डिजिटल एग्रीकल्चर आउटपुट मैनेजमेंट, यानी कि फार्मर को बेनिफिट हो, और इन्फ्लेशन कंट्रोल, सभी चीज़। यानी कि जैसे देखो, मान लो कि फार्मर को लॉस होने का चांस रहता है। अब कैसे लॉस होगा? देखो, इसी कंडीशन में लॉस हो जाएगा। जितना फार्मर अभी आउटपुट अपना सोच रहा होगा उतना तो आउटपुट होने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो लॉस होने का चांस है ना। या फिर देखो, यदि हार्वेस्टिंग हो गया, हार्वेस्टिंग के बाद भी तो पोस्ट हार्वेस्टिंग में लॉस होने का चांस है। गर्मी हो गया, फ्लड आ गया, एक्सट्रीमिटी की वजह से जो भी हार्वेस्ट किए तो वो भी बर्बाद हो गया। तो जरूरी है कि सरकार यहाँ पे अच्छे से इंश्योरेंस कर दे इन लोग का। तो कुछ भी हो सकता है, देख रहे हो ना जिस हिसाब से। और देखो, अब तुम खुद देखो, RBI ने स्टेटस को मेंटेन किया रिपो रेट में, यही बोल के लेट्स सी कि मानसून किस तरह रोल प्ले करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मानसून पे डिपेंडेंट है, कैन यू बिलीव इट। यानी कि समझ रहे हो ना कितना अनोखा बात हो गया ये। इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से ज्योग्राफी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे टर्म में कहा जाए तो मिशन मोड अप्रोच होना चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी इंडियन एग्रीकल्चर का बढ़ सके। समझ में आ रहा ना विद्यार्थी लोग? तो रटने की जरूरत नहीं है, एक एडिटोरियल है, इसमें अलग अलग आयाम टच किया जा रहा है। कहाँ कौन सा एरिया पे काम करने की जरूरत है इंडियन फार्मर्स को, क्या एग्रीकल्चर के लिए। कंप्लीटेड। सेकेंड देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑन इंक्रीज, लेट अस फॉलो ICMR एंड NIN डाइटरी गाइडलाइंस। UPSC सिलेबस देख लो, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा एट द बिगनिंग कि जान रहे हो ना ये प्रॉब्लम, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम, हेल्थ डाइटरी को लेके कितना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों भारत का संस्था है ये। हाँ, दोनों मिल के एक नया डाइटरी गाइडलाइंस अभी दिया है सभी लोग को, हमारे सभी इंडियंस के लिए, कि भाई ये खा लो, ऐसे खाओ, ये खाना प्रैक्टिस करो, और जंक फूड खा रहा है, गंदा चीज़ खा रहा है, वो छोड़ो, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ मैटर करता है ना। तो वही चीज़ है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक डाइटरी गाइडलाइंस दिया है इस संस्था ने। और गाइडलाइंस में देखो ये बोला गया है कि 56% जो डिजीज़ है भारत में वो डायरेक्टली लिंक है आपके डाइट प्रैक्टिस से। तो इसलिए हेल्दी डाइट होना चाहिए, समझे ना, हेल्दी डाइट होना चाहिए। और केवल राइस और व्हीट खाने से नहीं चलेगा विद्यार्थी लोग, मिलेट्स भी जरूरी है, समझे। हाँ, इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब जरूरत है। योगार्ट जरूरत है, कर्ड दही जरूरत है, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरत है, सब चीज़ बताया गया है। देखो तो वो लिखा गया ना, इसमें बोला है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो कितना ऑप्शन दे दिए, 8 फूड ग्रुप्स अलग, 8 फूड ग्रुप्स अलग अलग रख दिया है। बोला भाई जो पसंद है यहाँ से खा लो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग वही करेगा, बोलेगा ज़बरदस्ती हमको खिला रहा है। तो तुमको 8 ग्रुप्स में जो भी चुनना है खा लो, अब बैलेंस डाइट मेंटेन करो।
अरे वो क्यों, अच्छा सरकार को क्यों करने की ज़रूरत है? भाई सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? लोग बीमार हो जाएगा तो अस्पताल में भर्ती रहेगा, पैसा खर्च किसका होगा? सरकार का भी तो होगा। इसलिए पहले लोगों को ठीक करो। अब देखो, जो आदमी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, वो कम बीमार होता है, ये भी बात है। और जो ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो करता है वो बीमार ज़्यादा होगा। देखते हो ना, जो सुबह सुबह दौड़ने जाता है, जो तुरंत योगा पे बैठ जाता है, उसका दिमाग भी ठीक रहता है और शरीर भी ठीक रहता है, समझे? दिमाग भी अच्छा, कंसंट्रेशन भी बहुत होता है उसका, पढ़ने लिखने में भी, विद्यार्थी के लिए भी, यदि मैं बोलूँ तो। देखो आगे देखो, तो क्या करना है? हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। क्या खाना चाहिए? रेस्ट वेल, सोना अच्छे से चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये केवल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने का बात नहीं है, एज वेल एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने की जरूरत है। अभी कितना है भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा? हाँ 70 ईयर्स, लगभग 67 से लेकर 70 ईयर्स कह सकते हो। अभी बढ़ा है, नीति आयोग का आया था ना जी कि कुछ साल और ऐड हुआ है भारत में, तो 70 साल मान के चलो। मैं बचवा लोग जापान देखेगा तो जापान तो बहुत अच्छा है, 85 ईयर्स के आसपास होगा वो। यूनाइटेड स्टेट्स भी अच्छा खासा है, और ऐसा बहुत सारा कंट्री है कि जहाँ पे 85 है तुम्हारा। तो इंडिया का क्यों नहीं 85 हो सकते? एक आदमी 85 ईयर्स तक क्यों नहीं यहाँ पे जीवित रह सकता है? ऑन एन एवरेज कितना है? वही 65 to 70 है भारत का। तो देखो बाबू, डेली सुने, ऊपर जाओ तो ऊपर में एक क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसको बोलते हैं डेलीज। अब इसके बारे में मुझे समझाना, ये समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी है तुम लोग को। ये जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का मतलब है कि देखो, कोई आदमी, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है हमारा, लेट से 70 साल, 70 ईयर्स में, कोई आदमी 50 साल में ही मर गया तो उसका 20 साल खत्म हो गया ना। यदि वो 20 साल रहता है तो भारत के इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता था? ऐसे मान लो कि कोई आदमी 30 साल की उम्र से ही कोमा में चला गया, तो 40 साल वेस्ट हुआ ना उसका। तो 40 साल यदि जीवित रहता तो कितना कंट्रीब्यूट कर पाता वो इकोनॉमी में? तो यानी कि जो लॉस हो रहा है उसी को बोलते हैं डेलीज। और इंडिया में ये डेलीज भी बढ़ते चला जा रहा है। कारण क्या है? वही अनहेल्दी प्रैक्टिसेस सब, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सब। हार्ट अटैक, पता चला हार्ट अटैक 2 आया था, 1 आया साफ। तो पता चला कि 40 साल का आदमी, देखते हो ना बॉलीवुड में क्या हुआ पिछले साल से, हर कोई मर रहा है बॉलीवुड हार्ट अटैक से। तो वो भी बॉलीवुड स्टार सब, जो कि इतना हेल्थ कॉन्शियस होता है। ये भी हो सकता है, मैं जो भी है न्यूज़ में तो वही आ रहा है। तो ये कंसर्न है कि नहीं है? कहने का मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ते चला जा रहा है। तो डेलीज समझ रहे हो ना, DALYS, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि कितना उम्र आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे, नहीं कर पाए। समझ गए ना? हाँ यहाँ पे देखो, न्यू डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एवरी इंडिविजुअल, जो ICMR और NIN जो लेके आया है। तो कोशिश यही है, इस गाइडलाइंस का कोशिश यही है कि हर इंडिविजुअल इंडियंस फॉलो करें इस चीज़ को। अभी मैं बताऊंगा गाइडलाइंस क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो देखो यहाँ पे क्या समझते हो हेल्दी मील्स? हेल्दी मील समझ रहे हो ना, खाना, वो भी हेल्दी खाना। देखो हेल्दी मील यानी कि हेल्दी फूड का मतलब है कि वेजिटेबल होना चाहिए आपके थाली में, है ना, अच्छे से होल ग्रेन्स होना चाहिए, पल्सेस होना चाहिए या बीन्स होने चाहिए, समझे? हाँ, थोड़े नट्स और सीड्स होने चाहिए, वही चना टाइप का, वो फुला हुआ चना होता है ना जी, उस टाइप का नट्स सब। कुछ फ्रूट्स होने चाहिए, है ना, योगर्ट होने चाहिए या कर्ड दही होना चाहिए। बताओ, दूध और दही तो सब मिल जाता है, नहीं? हाँ भेज रखा है ना अभी, अच्छी बात है। साग, वही वेजिटेबल सब होना चाहिए, हाँ वेजिटेबल में सब आ जाएगा। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा देखो, अभी देखो बाबू, और एडेड शुगर से दूर होना चाहिए। पता चला इसमें भी शुगर भर लिया, एडेड शुगर दूर होना। एस्पार्टम जानते हो ना, ये झूठ मूठ का कोल्ड ड्रिंक सब आता है। अभी ये कोल्ड ड्रिंक बहुत फेमस हो गया ना, कौन सा वाला? स्टिंग। उसमें कितना दुनिया भर का वो डाला है, एस्पार्टम डाला है ना उसमें दुनिया भर का। वो अच्छा बात नहीं है, एडेड शुगर है उसके अंदर। हाँ, तभी तो तुमको बहुत कम सेकंड के अंदर हीट मारता, किक देता है, विच इज़ नॉट गुड। ठीक, अच्छा नहीं है, एडेड शुगर है वो। देखो बहुत कम होना चाहिए, समझे? मिनिमल ऑयल और फैट होना चाहिए,
बहुत कम टेस्ट हो, मतलब कम, बहुत कम सॉल्ट हो। बताओ सॉल्ट ज़्यादा खा रहे, जानते हो इंडियंस लोग इतना खाना ले लेगा, सलादों में इतना नमक डाल देगा, बोलेगा अचार कहाँ गया। अब भाई अचार का मतलब, अचार कुछ नहीं, अचार इज इक्वल टू सॉल्ट है। अचार जानते हो ना सॉल्ट कितना डालता है अचार में, इतना बड़ा रहता है, उसी की वजह से जीवित रहता है अचार सब। तो हाँ, तो ये दिस प्रैक्टिस इज नॉट गुड। जैसे हम ये भी जानते हैं विद्यार्थी लोग कि जो गांव में जो लोग रहते हैं उसको कम से कम 2500 कैलोरी चाहिए, 24 से लेकर 2500 कैलोरी चाहिए, और जो शहर में रहते हैं उसको लगभग 2000 के आसपास, 2200 है ना, ऐसा ही है ना जी। तो देखो बहुत ही साइंटिफिकली बात किया गया है यहाँ पे, कि यानी कि अर्बन एरियाज़ का ही लेते हैं, अर्बन और दोनों ले सकते हो तुम, 2000 से लेकर 2500 भी मान सकते हो, इट्स ओके। हाँ, तो कम से कम 2000 से लेकर 2500 किलो कैलोरी हमें लेना चाहिए एक दिन में। तो 250 ग्राम ऑफ सीरियल्स खाने चाहिए, वही राइस और व्हीट। 400 ग्राम का वेजिटेबल लेना चाहिए, 400 ग्राम वेजिटेबल लेना चाहिए, 100 ग्राम का फ्रूट्स लेना चाहिए, 85 ग्राम पल्सेस लो, एग लो, फ्रेश फ्रूट्स लो, 35 ग्राम का नट्स लो, सीड्स लो, और 27 ग्राम, इन बहुत कम मात्रा में फैट या ऑयल लो। देखो जो ये नहीं कि यही चीज़ फॉलो करो, मगर एक चीज़ यहाँ संकेत है कि बैलेंस डाइट खाओ। अब एग्जैक्टली तो करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स प्लेयर तो है नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करेंगे, मगर जो भी अधिक खा लिए तो उसको पचाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कर लेंगे। तो इसमें एक गाइडलाइंस में यही बोला कि आप फॉलो करिए बैलेंस डाइट, समझ रहे हो ना। आगे देखो, तो 17 पॉइंट्स, अब देखो 17 पॉइंट दिया गया है क्या क्या फॉलो करना चाहिए। बैलेंस डाइट देख लो, न्यूट्रिशनल एडुकेट डाइट मतलब बैलेंस डाइट हमें कंज्यूम करना चाहिए। हमारा जो सिलेक्शन होना चाहिए फूड्स का, बहुत ही वाइज सिलेक्शन होना चाहिए, सही सिलेक्शन होना चाहिए, नंबर 1। एडिशनल न्यूट्रिशियस फूड पे ध्यान। देखो अब जैसे मान लो कि जो महिला लैक्टेटिंग पीरियड में, जो महिला दूध पिला रही है अपने बच्चे को, जो महिला जो प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही केयर किया जाता है। जानते हो जब महिला जब दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन होता है कि आप ये खा सकते हो, आप ये नहीं खा सकते हो, सही बात है ना, नॉर्मल बॉडी नहीं रहता उस समय। सिमिलरली प्रेगनेंसी के टाइम में भी कहा जाता है, तो ये बोला कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए महिला को जब वो लैक्टेटिंग पीरियड में हो या फिर प्रेगनेंसी पीरियड में हो। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब देखो बच्चे जो शिशु, जानते हो ना सेरेलैक्स का क्या इशू हुआ इंडिया में, जान रहे हो ना। हाँ, इसका जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर का क्या हुआ था वो भी हम जानते हैं, और अभी जानते हो इसका MDH मसाला क्या हुआ है, सब जानते हैं हम लोग। हाँ, उसके बॉर्नवीटा के साथ क्या हुआ है वो भी हम जान रहे हैं। यहाँ पे देखो कि 6 मंथ से नीचे जो शिशु है, बच्चे लोग, इन्फेंट है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, क्योंकि माँ का दूध ही उसके लिए सबसे बेस्ट है, समझे। हाँ, इट इज़ अ बेटर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड टिल 2 ईयर्स, 2 साल तक, क्योंकि जितना माँ का दूध पिएगा बच्चा लोग उतना बेटर है। पाउडर का दूध पिला रहा है, बताओ लैक्टोजन सब पिला रहा है, नो, वो सब मिनिमल होना चाहिए, समझ पा रहे हो ना। हाँ, 6 मंथ के बाद बच्चे लोग को वही होममेड सेमी सॉलिड कम्प्लीमेंट्री फूड सब देना चाहिए, वही थोड़ा सा नहीं, हाँ, दाल चावल टाइप का, या फिर ऐसा जो अच्छे से कंज्यूम हो सके। हाँ, ऐसा चीज़ जो कुछ भी हो सकता है, मगर घर का बना हुआ चीज़, बाहर का नहीं। समझ पा रहे हो ना। हाँ, बैलेंस। 2 साल से ज़्यादा बच्चा हो गया, या 2 साल या उससे ज़्यादा हो गया, तो बिल्कुल ढंग से खाना के बैलेंस डाइट देना शुरू कर देना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब वही जो अभी ICMR NIN ने जो गाइडलाइंस दिया है आपको, उस तरह का चीज़ होना चाहिए। आगे देखो, 6ठा नंबर देखो, वही ग्रीन लेवी वेजिटेबल्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन्स मिनरल्स मिलता है, समझे। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो है, ठीक है, वो सब चीज़ पूरा हो जाएगा इससे। हाँ, डाइवर्स ऑयल सीड देखो, इतना जो डाइवर्स है, अलग अलग ऑयल सीड्स है ना जी, अलग अलग ऑयल सीड्स है कि नहीं है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट है, सबका प्रयोग करना। बैलेंस फैटी एसिड्स, यानी कि देखो तेल ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो अच्छी बात नहीं है। देखो अब तो रील में भी आता है कि बिना तेल का भी खाना बना सकते हैं आप, आता है ना रील सब में। हाँ, और पहले इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में पहले यही होता था कि जीरा को पहले डाल दिए, भून दिए, उसका फिर उसमें खाना डाल रहे हैं, है ना। तो कहने का अब वैसा करना मुश्किल है, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, या फिर जो भी गाइडलाइंस है, मिनिमल यूज़ करो, समझे, मिनिमल यूज़ करो। अरे जानते हो कि FSSAI का जो गाइडलाइंस था, है ना, ईट, ढंग से ईट करो, 25% से ज़्यादा तुम्हारा पोलर कंपाउंड नहीं होना चाहिए, टोटल पोलर कंपाउंड नहीं होना चाहिए। रुको प्रोग्राम भी आया था, जैसे देखते हो ना कि समोसा दुकान में जाओगे तो वही तेल यूज़ किया जा रहा है बार बार, है ना, तो वो यूज़ ना करके वो दे दो ताकि वो उसे बायोडीजल सब बन सके।
इस तरह का सोच होना चाहिए। गुड क्वालिटी प्रोटीन यूज़ करना चाहिए हमें, है ना, गुड हेल्थ के लिए। यस, डेली एक्सरसाइज होना चाहिए मसल्स मास डेवलपमेंट के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि एब्डोमिनल ओबेसिटी ना हो, पेट बाहर ना निकले, ओवरवेट ना हो, ओबेसिटी ना हो। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, योगा होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए ताकि फिजिकली और मेंटली फिट रहो। मैं हर विद्यार्थी को बोलता हूँ ना कि यदि तुम जिम कर रहे हो तो करो जिम, यदि योगा करो तो योगा करो। छोड़ने की जरूरत नहीं है। बुर्बक आदमी होगा जो अपना कार्य को छोड़ देगा, फिजिकल एक्सरसाइज। पढ़ाई छोड़ दो मगर फिजिकल एक्सरसाइज मत छोड़ो, बुर्बक बच्चा लोग। बात समझ में आ रहा है ना? वो है तब पढ़ाई है। हाँ, हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी। कभी नहीं, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। यदि कोई बच्चा सुबह उठ के दौड़ रहा है, धूप रहा है, तो वो सबसे बेस्ट बच्चा है दुनिया का। उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। और जो 10 बजे उठ के पढ़ रहा है तो वो बेटर नहीं है। बेटर वो है कि जो 4 घंटा 5 घंटा रोज शरीर पे काम कर रहा है। 1 घंटा कम ही पढ़ लिए तो क्या दिक्कत है? मगर जब तुम 4 घंटा 5 घंटा अपना शरीर पे काम करोगे तो जो पढ़ोगे जो तुम, तो उसका पढ़ने का एफिशिएंसी भी तो बहुत तगड़ा होगा। जो तुम पढ़ेगा 17 घंटा, वो 5 घंटा में पढ़ के निकल जाएगा वो चीज़। क्यों? क्योंकि उसने बॉडी पे काम किया, फिजिकली काम किया, मेंटली काम किया है। तो हर विद्यार्थी का मेरा यही मैसेज है, हर स्टूडेंट से मेरा मैसेज यही है कि हैव फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटी। और कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको प्रमोट करो, डिस्करेज मत करो, प्रमोट। समझ गए ना? देखो, हाँ, अब देखो अभी गलती क्या है कि सॉल्ट इनटेक। जानते हो बच्चे लोग, सेल का हम बात करें तो जानते हो कि ये जो सोडियम है Na आउटसाइड द सेल रहता है फ्लूइड मेंटेन के लिए, फ्लूइडिटी मेंटेन के लिए, फ्लूइड बैलेंस के लिए Na का होना भी बहुत ज़रूरी है। और पोटासियम क्या है? पोटासियम इनसाइड द सेल रहता है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। मान लो NaCl में, जानते हो NaCl में क्या रहता है? सोडियम और क्लोराइड। जो हम नमक खाते हैं, यदि नमक बहुत ज़्यादा आप खा लिए तो जो आउटसाइड द सेल है वहाँ पे क्या सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया। जब सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है तो फ्लूइड अनबैलेंस हो जाता है। उसके लिए हार्ट को बहुत जल्दी पंप करना पड़ता है। तो हार्ट जल्दी पंप करेगा तो हार्ट अटैक होने का चांस है। इसलिए सॉल्ट कम खाना चाहिए। कितना था WHO का रिकमेंडेशन? 5 ग्राम पर डे। 5 ग्राम ही था जी, 5 ग्राम पर डे खाना चाहिए दिन में। तो बट हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 ग्राम तो मुझे नहीं लगता है 5 ग्राम ही खाते होंगे। बाहर का चीज़ ये वो, और जो अभी जो जंक फूड है उसमें तो नमक, चटनी में नमक अलग से। अब चटनी भी तो एक चटनी से थोड़ी मन भरता है, दोनों चटनी दीजिए। तब दोनों चटनी थोड़ी दे रहा है, दोनों अलग टाइप का नमक दे रहा है तुमको। तो देखो वही लिखा गया 11 नंबर, देखो कि जिस हिसाब से सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो रहा है तो हेल्थ रिस्क है। हाइपरटेंशन होने का चांस, हाँ, हार्ट से रिलेटेड तुम्हारा प्रॉब्लम होने का चांस, स्ट्रोक आने का चांस, वही हार्ट अटैक आने का चांस। तो दूसरी बात देखो, कॉन्टेमिनेटेड फूड। देखो फूड बॉर्न डिजीज, क्रोनिक डिजीज, देखते हो ना आजकल कितना कॉमन है ये चीज़। वाटर कॉन्टेमिनेट है, वो फूड बॉर्न है। फूड पहले से ही प्रॉब्लम है, फूड से भी बीमारी होता है ना, गलत फूड खा लिए तो। हाँ, उसके बाद देखो अभी देखो हिडन हंगर, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, सब प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन से। ज़्यादा भी खा लोगे वही दिक्कत है। कहने के लिए तो ये बोल सकते हो कि हम बहुत खा लिए, पेट भर गया, पेट निकल गया, पता चला कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला ही नहीं आपको। क्यों? खाया था, पिज़्ज़ा खाया था, ये तो बोला ही नहीं कि इतना पिज़्ज़ा खा गया सब। दोनों पिज़्ज़ा मंगा के सब दरवाज़ा बंद कर पूरा खा गया पकड़ के। हाँ, अब पता चला बॉडी ऐसे हो गया पूरा, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग का हुआ था ना, स्थिति ऐसा वाला हो गया। तो अनहेल्दी डाइट है उससे, समझ गए? हेल्दी कुकिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए, खाना सही बनाने का तरीका होना चाहिए, तेल कम यूज़ करना चाहिए, समझे? और प्लस यदि इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट से देखे तो LPG सिलेंडर यूज़ होना चाहिए। हाँ, देखो कितना अच्छे से बताया गया है। देखो वाटर सो इम्पोर्टेंट ना, सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए गुड हेल्थ के लिए, ठीक है ना? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। हाँ, अभी जैसे देखो गर्मी में देखो वाटर रिक्वायरमेंट, वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर तो कंजम्पशन अच्छा खासा होना। और दूसरी बात है कि वाटर कंजम्पशन भी समय के हिसाब से ना। अब खाना खा रहा है, खाना के साथ ही पानी खूब पी रहा है तो गलत प्रैक्टिस है, समझे ना? गलत चीज़ है। लोग करते हैं ना, हमारे इंडियंस लोग, बाहर के लोग भी करते हैं, गलत प्रैक्टिस है ये। क्या होना चाहिए कायदे से? खाना खा लिए
और 1 घंटा बाद, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद खाना खाना, पानी पीना चाहिए। और सेम बिफोर ऑल्सो, ये नहीं कि खूब पानी पी लिए तो लाओ मम्मी खाना लाओ, ये नहीं, पानी खूब पियो, 1 घंटा रेस्ट करो एंड देन हैव फूड। तो सेम है, बिफोर आफ्टर कम से कम 1 घंटा का गैप हो तो बेटर है। और उसके बाद पानी पीना, तब मज़ा आएगा पानी पीने का भी। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड देखो वही HFSS, यानी कि हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट। बताओ ये खूब खा रहा है कि नहीं खा रहा लोग सब? तो जाहिर सी बात है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वही डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है ना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज बढ़ना ही बढ़ना है। वही पिज़्ज़ा उजा बता रहा है जी, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, दुनिया भर का चीज़। तो यदि आपको हेल्दी रहना है, यदि आपको एक्टिव रहना है, तो यस, ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, और प्लस फिजिकल एक्टिविटी भी साथ साथ चलना चाहिए। हाँ देखो, अब तो देखो कितना बढ़िया सिस्टम है, या फिर ये तो बहुत पहले से है। कुछ भी जाओगे मार्केट में सामान लेने के लिए तो पैकेट में तो बहुत कुछ लिखा रहता है ना जी। हाँ, प्री पैकेट फॉर्म में बहुत कुछ लिखा रहता है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ये है, उसमें वो है, उसको ठीक से पढ़ो एंड देन डिसाइड करो कि ये हमारे योग्य है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं कि पैकेट कुछ नहीं, खोल लिया, पहले खा लिया, बाद में देख रहे अच्छा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए, मज़ा आ गया, मगर पता चला सेकेंड बार और जाकर खा रहे हो। क्या करोगे, ह्यूमन बीइंग का टेम्पटेशन भी यही है ना। अब हम बोल रहे हैं, हम खुद खाते हैं मैं गलत चीज़ है, जो गलत है गलत है, आप भले ही स्वीकार करो, आप खाओ उसको, मगर जो गलत है वो गलत है। और अभी तो ये प्रॉब्लम हो ही रहा है। देखो अभी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो ही गया है सबका, मैं हमेशा एडिटोरियल्स में यही बोलता हूँ। अभी बताओ, पहले लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते थे अपने काम में, बताओ घर में बैठ के आदमी काम कर रहा है, पैसा भी मिल रहा है उसको, तो वर्क फ्रॉम होम, तो कितना अलग हो गया एम्प्लॉयमेंट, इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है। समझ गए ना स्टूडेंट? कंप्लीटेड। चलो हाँ, द मोस्ट, अब सब शांत रहोगे, इसमें बोलोगे नहीं तुम लोग, एक एक लाइन समझना है इसका। ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू अबाउट द मीथेन हाइड्रेट्स एंड डिफिकल्टी इन एक्सट्रैक्शन। सिलेबस देखो, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देखो समझो, जैसे कि मैंने एट द बिगिनिंग कहा है स्टूडेंट कि मीथेन हाइड्रेट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये इसका कंडीशन डिफरेंट कंडीशंस है। पैरामीटर तो सेम ही है, पैरामीटर मतलब वही प्रेशर और टेम्परेचर ही पैरामीटर है, मैं ये दोनों का जो खेल है वो डिफरेंट है डिफरेंट कंडीशंस में। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? डिफरेंट कंडीशन में ये दोनों का चेंजेस है। जैसे हम लोग जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बात करेंगे तो डिफरेंट है, परमाफ्रॉस्ट का बात करेंगे, आर्टिक रीजन का बात करेंगे थोड़ा डिफरेंट है, डीप ओशन का बात करेंगे तो वहाँ तो है ही नहीं, बट वहाँ पे कंडीशन भी डिफरेंट है। जब मिड ओशन का बात करेंगे तो वहाँ पे भी कंडीशन डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट कंडीशन को हमें समझना है। और सबसे अधिक मीथेन हाइड्रेट्स कहीं पे मिलता है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये भी बात है। तो समझते हैं, देखो अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट है स्टूडेंट जो तुमको समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो इसमें अभी मैं बताता हूँ, कैल्थरेट, हाँ देखो तो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में लिखा गया कैल्थरेट केज, लिखा गया ना वहाँ पे कैल्थरेट केज, दिख रहा है स्पेलिंग, मॉलिक्यूल इनटू ए कैल्थरेट केज। अब इसका मतलब क्या, ये समझो बच्चे लोग, इसका समझो। देखो लेट्स बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान देना, बढ़िया समझना। H2O का मतलब क्या, वाटर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो क्या देखो, कैल्थरेट स्टेज केज का मतलब ये होता है, केज का मतलब क्या, प्रिजन, मतलब नहीं पिंजरा जिसको बोला जाए। तो कैल्थरेट एक ऐसा स्टेज है, यानी कि एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2O भी हो सकता है, मीथेन भी, कुछ भी हो सकता है, मैं H2O का एग्जांपल दे रहा हूँ। जो H2O जो मॉलिक्यूल है वो कुछ सर्टन पैरामीटर के वजह से, बढ़िया सुनो, सर्टन कंडीशन के वजह से, सर्टन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से वहाँ पे केज फॉर्म कर बैठा। केज मतलब एक प्रिजन फॉर्म कर बैठा, समझे, एक गोला बन गया उसका, और उस गोला के अंदर वही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अर्थात जैसे H2O है, अब H2O समझो, H2O ने क्या किया कि स्पेशल ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्या किया, एक केज बनाया H2O ने क्या बनाया, केज बनाया। केज बनाना मतलब एक प्रिजन टाइप का स्ट्रक्चर, पिंजरा टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, और पिंजरा टाइप का स्ट्रक्चर में खुद तुम्हारा H2O, दूसरा H2O पड़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेज को कैल्थरेट केज कहते हैं। आया समझ में? मैं ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एकदम स्पेशल कंडीशन है। अब मीथेन हाइड्रेट कैल्थरेट स्टेज को बनाता है।
तो इसका मतलब स्पेशल कंडीशन चाहिए वो बनने के लिए, समझ पा रहे हो ना। तो यानी कि पहले प्रिजन बनेगा, केज बनेगा, केज के अंदर वैसे मॉलिक्यूल अटैच होंगे, वहाँ पर कंसंट्रेटेड होंगे। H2O ने केज बनाया और उस केज के अंदर खुद H2O पड़ा हुआ है, दूसरा H2O वहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसे करके। देखो अब समझो बात को। मीथेन हाइड्रेट्स कैन ओनली फॉर्म अंडर वेरी स्पेसिफिक फिजिकल, केमिकल एंड जियोलॉजिकल कंडीशन। ये तो बात समझ में आई गया होगा, क्यों? क्योंकि मीथेन हाइड्रेट्स खुद तुम्हारा कैल्थरेट केज का चीज़ है। एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, तो वही बोला कि बहुत ही स्पेशल कंडीशन चाहिए, चाहे वो फिजिकल स्पेशल कंडीशन हो, चाहे केमिकल स्पेशल कंडीशन हो, चाहे जियोलॉजिकल कंडीशन हो। अब मेन कंडीशन क्या है? देखो हाई वाटर प्रेशर। देखो वहाँ पे, क्योंकि जब हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बात कर रहे हैं तो ओशन से ढका हुआ होता है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जब कॉन्टिनेंट उतरता है ओशन में तो कॉन्टिनेंट खत्म नहीं होता है जी, कॉन्टिनेंट एक्सटेंड होता है ओशन की तरफ। टेक्टोनिक प्लेट पड़े हो ना, एक्सटेंड होता है, तो वाटर तो है वहाँ पे, ओशन का वाटर है जी। तो हाई वाटर प्रेशर होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आ गया, हम बोले ना स्पेशल कंडीशन में कैल्थरेट स्टेज बन सकता है, कैल्थरेट वही केज बन सकता है। तो हाई वाटर प्रेशर और लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब क्या है? 2 डिग्री 3 डिग्री, ऊपर देखो तो पता चला 18 डिग्री 16 डिग्री है। हाँ, वहाँ बहुत कम होना चाहिए उससे कंपेयर। 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 0 डिग्री है, ऐसा कुछ। मगर प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर है। ये बेस्ट कंडीशन है मीथेन हाइड्रेट के लिए। और हम ये भी बोले हैं कि ये कंडीशन में फिर कुछ चेंजेस भी आएगा। अब अभी बोल दिया हाई वाटर प्रेशर, मगर जब बात हो मान लो कि कोल्ड वाटर हो तो, वार्म वाटर हो तो फिर चेंज हो जाएगा कंडीशन ये। तो अभी यहाँ से हम 2 पैरामीटर लेते हैं। क्या 2 पैरामीटर लेते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर बदलता है एक कैल्थरेट स्टेज के लिए, कैल्थरेट केज के लिए। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, हाउएवर यदि वाटर वार्म हो। इससे पहले जो ऊपर बोला गया है वो कोल्ड वाटर के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? कोल्ड वाटर के लिए, यानी कोल्ड वाटर हो और वहाँ पे आप चाहते हो कि मीथेन हाइड्रेट्स फॉर्म हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हाई वाटर कलम प्रेशर बने। यानी कि जो कलम समझते हो ना, एक मान लो एक यूनिट है, एक यूनिट ऑफ प्लेस है, लैंड है, जगह है वाटर का अपना, वहाँ पे कितना प्रेशर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स अ वाटर प्रेशर। यदि कोल्ड वाटर है, ठंडा वाटर है, तो प्रेशर हाई होना चाहिए, समझे? यदि वार्म हो तो प्रेशर मस्ट बी वेरी हाई। यदि वार्म हो तो उससे भी ज़्यादा प्रेशर चाहिए। बात समझ रहे हो ना? यदि वार्म वाटर हो तो प्रेशर ज़्यादा चाहिए, यदि कोल्ड वाटर हो तो कम प्रेशर चाहिए। इसको लिखते रहो बाबू, कंडीशन को लिखते रहो। यदि वार्म वाटर हो तो वाटर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और यदि कोल्ड वाटर हो तो हाई प्रेशर उतना ज़रूरत नहीं है, हाई प्रेशर ही है उतना ज़रूरत नहीं है जितना तुम्हारा वार्म वाटर में लगेगा। समझ पा रहे हो ना? देखो वही बोला कि यदि वाटर वार्म हो, वाटर वार्म हो तो वाटर प्रेशर मस्ट बी वेरी हाई, वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके वाटर मॉलिक्यूल कैल्थरेट केज में आएगा। कैल्थरेट केज में आएगा मतलब वही बात है कि मीथेन हाइड्रेट्स फॉर्म हो पाएगा, समझे ना? एंड इन दिस केस द हाइड्रेट ओनली फॉर्म्स एट ग्रेटर डेप्थ। और तब क्या होता है, तुम्हारा जो मीथेन हाइड्रेट्स बनेगा वो बहुत नीचे बन रहा होगा, क्योंकि नीचे तुम्हारा क्या है? वार्म वाटर है, ठीक है? लेट से वार्म वाटर नीचे है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। और नीचे देखो तो बाबू टेम्परेचर कम होगा नीचे, क्यों? देखो सुनो बाबू, ओशन का पहला वाला देखोगे 20 से लेकर 25 मान लो, 20 से लेकर 25 मीटर तक तो सनलाइट आता ही है, वो तो बहुत वार्म रहेगा। नीचे जाओगे तो क्या कोल्ड हो जाएगा ना जी? हाँ, थर्मोक्लाइन वाला जो पढ़े थे हम लोग, तो नीचे हमेशा क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा, ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि सन का हीट मिल रहा है उसको। बात समझो। तो इसमें देखो मैंने कहा ना, इसमें अलग अलग कंडीशन है। ऊपर में कंडीशन क्या क्या? हाई वाटर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब हम लोग बात करें कि वार्म वाटर में कोल्ड वाटर में क्या बात है, तो वार्म वाटर में हाई प्रेशर और ज़्यादा चाहिए, समझे? और टेम्परेचर ऑलवेज लो, क्योंकि वो नीचे फॉर्म हो रहा है। नीचे फॉर्म होने का मतलब ही टेम्परेचर नीचे है, सनलाइट से बहुत दूर है नीचे कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं विद्यार्थी लोग, यदि मान लो कि वाटर कोल्ड है, वाटर ठंडा, तो वाटर ठंडा का मतलब जो सैलो डेप्थ है, सैलो डेप्थ मतलब वही कंटिनेंटल सेल्फ। कंटिनेंटल सेल्फ एकदम सैलो डेप्थ वाटर का एग्जांपल है। क्यों? वो बहुत नीचे नहीं है, ओशन डीप नहीं है वो, और ठीक अभी जस्ट ओशन से मिला हुआ है। कंटिनेंटल सेल्फ जान रहे हो ना, जहाँ पे कंटिनेंट ओशन की तरफ जा रहा है, तो वो सैलो वाटर है। सैलो वाटर मतलब क्या है? बहुत गहरा नहीं है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वाटर जहाँ पे कोल्ड हो, ठीक है, सैलो वाटर डेप्थ हो, हाँ, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी तुम्हारा मीथेन हाइड्रेट बन सकता है, यानी कि कम प्रेशर में भी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या? जो अभी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, कम प्रेशर में भी, ठीक है, मीथेन हाइड्रेट्स बन सकता है। कहाँ पे?
सैलो वाटर डेप्थ। और सैलो वाटर डेप्थ का एग्जांपल क्या है बेस्ट? कंटिनेंटल शेल्फ है या कंटिनेंटल स्लोप है। वो कंडीशन को लिखते रहोगे बैठ के, समझ गए? देखो अब और देख लेते हैं। इन द ओशन, ओपन ओशन, ओशन पूरा खुला हुआ, लेट्स व्हाट द एवरेज बॉटम वाटर टेम्परेचर आर अराउंड, मान लो कि वाटर टेम्परेचर यानी कि नीचे वाला टेम्परेचर 2 से लेकर 4 डिग्री है, वो 40 डिग्री नहीं है, वो डिग्री है इसलिए 0 लग गया वहाँ पे। 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस लेट से है, तो मीथेन हाइड्रेट्स अकर स्टार्टिंग एट डेप्थ ऑफ अराउंड 500 मीटर। वही जो कंटिनेंटल शेल्फ का बताया गया है कि जब बॉटम वाटर का टेम्परेचर 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस हो, ऊपर तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ऊपर ज़्यादा होगा ना जी। एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होगा? 10, 12, 14 होगा ऊपर, है ना। या फिर जो ओशन का जो पहला लेयर होगा उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट आ रहा है, हम नीचे चल रहे हैं, हम थोड़ा नीचे देख रहे हैं। नीचे क्या है तुम्हारा? 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे बच्चे लोग, क्योंकि टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग मीथेन हाइड्रेट, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर दोनों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जहाँ पे टेम्परेचर 2 या 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा नीचे वाला एरिया, तो वहाँ पे एक्चुअली आपको मीथेन हाइड्रेट जो फॉर्म हो रहा है वो 500 मीटर नीचे हो रहा है। और ये कुछ नहीं, एग्जाम्पल तुम्हारा कंटिनेंटल शेल्फ का ही एग्जाम्पल है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ हमने देखने का प्रयास किया, देखो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको इजी तरीके से समझो, इतना पूछेगा भी नहीं, बट इतना समझ लो कि यहाँ से हम कैल्थरेट केज वो इम्पोर्टेंट है, और कैल्थरेट केज एक स्पेशल कंडीशंस, वो ऐसे नहीं बन सकता है। जरूरी है कौन सा? 2 पैरामीटर, प्रेशर और टेम्परेचर का, है ना। और उसमें हमें कंसिडर करना है कि कोल्ड वाटर है कि वार्म वाटर है, उसके हिसाब से। यदि कोल्ड वाटर है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी बन सकता है, बात समझे। बट आपका वाटर डेप्थ क्या होना चाहिए? सैलो होना चाहिए, जस्ट लाइक कंटिनेंटल शेल्फ। जब वार्म वाटर है तो बहुत नीचे बनेगा, आपका ग्रेटर डेप्थ बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को लेकर चलना है। आगे देखो, सवाल ये है कि वाई डू द डीपेस्ट ओशन रीजन नॉट कंटेन मीथेन हाइड्रेट। तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे क्यों नहीं मीथेन हाइड्रेट्स बनता है? तो मीथेन हाइड्रेट्स बन रहा है ऊपर वाला एरिया में, सैलो वाटर में, या फिर उससे नीचे बन रहा है, सैलो वाटर से भी नीचे बन सकता है। एकदम जो नीचे है, डीप ओशन जो, जहाँ पर ट्रेन सब बनता है, याद है ना, बहुत नीचे, हाँ मैं बहुत नीचे खाई, वहाँ पर नहीं बनता। क्या कारण होगा इसका? देखो इसका कारण है, आखिर बाबू जो मीथेन उथेन बन रहा है, मीथेन हाइड्रेट्स, तो कोई भी चीज़ देखो, प्लांट एनिमल दुनिया भर का रहता है ना समुद्र में। समुद्र तो अपने आप में बहुत बड़ा दुनिया है। जब ये मर रहा है तो ये सेटल होने के नीचे आएगा ना। हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेहरबान है, वो क्या करेगा? उसको डिकम्पोज करेगा ना, तो पहुंचने नहीं देगा नीचे। नीचे पहुंचने से पहले उसको पूरा डिकम्पोज कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चूंकि पहुंचने से पहले मिडल में ही उसको कर लेगा। जैसे बहुत बड़ा लेयर है, जानते हो ओशन का, यदि मान लो कि कोई डेथ कर गया, तो डेथ करेगा तो नीचे आते 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना एक्टिव है कि उसको नीचे पहुंचाएगा ही नहीं, नीचे आने ही नहीं देगा, बीच में ही उसको चट कर जाएगा। इसलिए मीथेन हाइड्रेट नहीं फॉर्म होता है। यदि मान लो लेट से ऐसा होता कि ऊपर मर जाता और नीचे आता, नीचे सेटल हो जाता, तो हो सकता था कि मीथेन हाइड्रेट फॉर्म हो जाए वहाँ पे, मगर नीचे आने नहीं देगा उसको। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत एक्टिव है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम ही क्या है? डिकम्पोज करना, समझे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, समझो। यहाँ पे देयर आर नो मीथेन हाइड्रेट्स, डीपेस्ट ओशन रीजन में कोई मीथेन हाइड्रेट्स नहीं बनता है, जहाँ पे प्रेशर हाई, हमेशा हाई प्रेशर होगा। नीचे देखो तो ना प्रेशर, क्यों? वाटर कॉलम बहुत बड़ा है विद्यार्थी लोग, वाटर कॉलम बहुत बड़ा है तो हाई प्रेशर ना नीचे। तो जहाँ पे बहुत हाई प्रेशर है, समझे, तो वहाँ पे कुछ नहीं मीथेन बनाने की मैं बात कर रहा हूँ सबसे डीपेस्ट ओशन रीजन का, सबसे नीचे रीजन का। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर जाके वहाँ का प्रेशर बहुत हाई है और फिर भी नहीं बन रहा है। हम देखे थे ना, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर में बोला गया हाई वाटर प्रेशर, कंडीशन तो आ गया हाई वाटर प्रेशर का नीचे, क्योंकि एक कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना जी, हाई वाटर प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है मीथेन हाइड्रेट्स बनाने के लिए ओशन के नीचे। अरे समझ में ना, मैं जब डीप ओशन का बात किए तो वहाँ वाटर कॉलम का प्रेशर तो खूब है और फिर भी मीथेन हाइड्रेट्स नहीं बनेगा। रीजन समझ गए? क्यों? नीचे आएगा ही नहीं, बीच में ही वो तुम्हारा डिकम्पोज हो जाएगा। देखो रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है, मीथेन इन द ओशन इज प्रोड्यूस। कैसे मीथेन ओशन में प्रोड्यूस होता है? माइक्रोब्स के वजह से, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, विद इन द सी फ्लोर that break down organic matter that sinks down from the sunlight near zone near the surface। यानी कि जो सनलाइट वाला एरिया में, हाँ जानते हो ना कि जैसे बताए ना 20 से लेकर 25 या 20 से लेकर 40 जो भी लेना है फर्स्ट के लेयर में, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स वो जीवित है, वो मर गए तो वहाँ से सेटल होना नीचे जाना शुरू कर देंगे। मगर नीचे जाते जाते माइक्रो सब आएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, तो वहीं मिलेगा हमें, एकदम नीचे भी जाने नहीं देगा, तो वहीं पर डिकम्पोज कर दिया।
वही बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर वही कंपोस्ट, वही डेड रिमेन्स ऑफ डेड एल्गी एनिमल्स एज वेल एज देयर एक्सक्रीमेंट्स, जो भी इसका डेड प्रोडक्ट्स हुआ जो भी चीज़ है वही तुम्हारा क्या है ऑर्गेनिक मैटर है। बट ये सेटल होने नहीं देगा ना नीचे। यदि ये सेटल हो जाता नीचे ऑर्गेनिक मैटर सब जो मरा है प्लांट्स एनिमल्स सब जो उसका डेड प्रोडक्ट सब यदि वो सेटल हो जाता तो हो सकता है कि मीथेन हाइड्रेट नीचे बन सकता था, मैं बनने नहीं दिया उसको, समझे। अब यहाँ पे देखो वो इन द डीपेस्ट एरिया ऑफ ओशन, जैसे मान लो कि 2000 से लेकर 3000 मीटर नीचे देखते हैं तो बहुत कम मात्रा में तुमको ऑर्गेनिक रिमेन्स दिखेगा वहाँ पे, बहुत कम आया है। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो चीज़ है ऊपर ही तुम्हारा क्या कंज्यूम हो गया, वो तो बहुत कम है, तो तुम्हारा मीथेन हाइड्रेट्स वहाँ बना ही नहीं। मीथेन हाइड्रेट्स बनने के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक जो मैटर है, जो डेड रिमेन्स जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा अकुमुलेट हो, हाँ बहुत अकुमुलेट हो, एक जगह पे बहुत इकट्ठा हो। मैं इकट्ठा हो ही नहीं पाया, देखो वही चीज़ लिखा गया है। Only a very small amount of organic remains reach the bottom because most of them are broken down by other organisms on their way down through the water column। जैसे नीचे जा रहा था वो बीच में क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब ये हो, इसलिए विद्यार्थी लोग डीपर द सी फ्लोर जितना नीचे होगा वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर उतना ही कम होगा, और जितना ऑर्गेनिक मैटर कम होगा उतना ही मीथेन हाइड्रेट्स कम होगा। सही बात है ना। इसलिए क्या लिखा गया है, देखो बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए जो मीथेन हाइड्रेट का जो लोकेशन होगा वो कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा। देखो बार बार बोल रहे थे, ये वो एरिया जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट डीप सी रीजन से मैच करता है, मिलता है। सही बात है ना ये। और वहाँ पे देखो सेलो वाटर डेप्थ का भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बेस्ट कंडीशन है कॉन्टिनेंटल स्लोप या कॉन्टिनेंटल सेल्फ। आगे देखो, अब पिक्चर देखो ना, पिक्चर नहीं दिख रहा क्या तुम लोग को? देखो पिक्चर, देखते हो कितना मीथेन हाइड्रेट्स डिपॉजिट है, सब कॉन्टिनेंटल सेल्फ में, देख रहे हो ना। कॉन्टिनेंट के मार्जिन में है कि नहीं है सब, बिल्कुल। देखो तो यहाँ देखो, यहाँ पे वही बोला गया हेयर, आखिर क्या क्या कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या ऐसा क्या कंडीशन है उसमें कि इतना ज़्यादा वहाँ पे बनता है। वहाँ पे बच्चे लोग ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा ही डिकम्पोज है, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। बात समझ में आया, डेप्थ ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनिक मैटर है। कौन ऑर्गेनिक मैटर? वही प्लांट्स एनिमल जो मर गया, जो उसका जो डिकम्पोजिशन है बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे टेम्परेचर और जो प्रेशर का जो कम्बिनेशन चाहिए वो भी है, फेवरेबल है, सब कंडीशन फेवरेबल है, बन जाएगा आराम से। जैसे अब बात करते हैं हम लोग कोल्ड रीजन, आर्टिक का बात, कोल्ड रीजन कोल्ड वाटर में डिफरेंट कंडीशन। जैसे हम बात करेंगे आर्टिक रीजन का, वही साइबेरिया वाला रीजन का, तो मीथेन हाइड्रेट्स इवन अकर अंदर सेलो कम, बताओ एकदम सेलो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ही मिल जाएगा, यानी कि 200 मीटर वाटर डेप्थ में मिल जाएगा, क्योंकि वाटर वहाँ पे बहुत कोल्ड है। हम क्या भी सुने, जहाँ पे वाटर कोल्ड है वहाँ पे प्रेशर की जरूरत नहीं ना जी, प्रेशर की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं जहाँ पे वाटर वार्म हो वहाँ पे प्रेशर की जरूरत है, तो समझो ना। था आर्टिक रीजन में 200 मीटर तक ही कॉन्टिनेंटल सेल्फ का डेप्थ तक ही मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर ही कोल्ड है। वाटर जब कोल्ड है तो वाटर कॉलम प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए, समझे। देखो वहाँ पे तो इसलिए बोला है कि 200 मीटर में ही आपको वहाँ आर्टिक रीजन में, आर्टिक रीजन का कॉन्टिनेंटल सेल्फ में आपको मिल जाएगा। तो क्यों नहीं सब कंट्री का ध्यान होगा वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मीथेन हाइड्रेट क्या है तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी। और द लैंड इन परमाफ्रॉस्ट, वही बोले थे ना साइबेरिया रीजन का परमाफ्रॉस्ट मिल जाएगा। और वही डीप फ्रोजन आर्टिक सोइल है जो तुम्हारा, ठीक है, जो कि जानते हो कि दैट डज नॉट इवन थॉ इन द समर। हालांकि ये अभी बोल रहा है, हमारा अभी जानते हो थॉइंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से थॉइंग हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ना जी, मेल्ट हो रहा है तो हाइड्रेट्स निकलेगा, उसको यूज़ करो। हाँ, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर कुड बी मोर पोटेंशियल फॉसिल फ्यूल कंटेंट इन द, हाँ एस्टिमेट किया जा रहा है कि मीथेन हाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा ही फॉसिल फ्यूल होने का चांस है स्टूडेंट। हाँ, और बेटर है क्लासिकल जो कोयला जो निकालते हो ना माइनिंग सब करके, हाँ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करके निकालते हैं ना हम लोग, उसका पेट्रोलियम सबका कोयला निकालते हैं ना माइनिंग के, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर हो सकता है ये, ऑयल से नेचुरल गैस से उससे कई गुना ज़्यादा बेटर ये हो सकता है। हाँ मीथेन हाइड्रेट्स तो पोटेंशियल है, तभी तो इतना चर्चा हो रहा है, तभी तो लाइक माइंडेड कंट्रीज काम कर रहे हैं इस पर। देखो सवाल ये है स्टूडेंट, तो क्या ये जो क्लाइमेट की अभी जस्ट हम लोग देखे थे परमाफ्रॉस्ट, बोला ना कि समर में भी, क्या बोला उसमें, समर में भी थाउ नहीं होता है, यानी कि समर में भी मेल्ट नहीं होता है। हम जानते कि ये बात अब गलत हो गया, अभी तो देखते हैं विंटर में मेल्ट होगा वो। क्यों? अरे भाई आर्टिक रीजन जो है तुम्हारा ज़्यादा पिघल रहा है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में जितना गर्मी हो रहा है उससे तुम्हारा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा गर्मी हो रहा है तुम्हारा आर्टिक रीजन में, तो काहे ना पिघलेगा वो चीज़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज डू इफेक्ट ऑन द मीथेन हाइड्रेट्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से मीथेन हाइड्रेट का जो कंडीशन है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। देखो वही चीज़ लिखा गया है। सवाल ये है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज क्या वो असर करेगा स्टेबिलिटी ऑफ गैस हाइड्रेट्स पे, वही मीथेन हाइड्रेट्स पे? तो बिल्कुल करेगा। देखो कैसे करेगा, हम जानते हैं इस बात को कि मीथेन हाइड्रेट जो फॉर्म होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर फॉर्म हो रहा है, सही बात है ना।
जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कंडीशन को वो बदल देगा, वो बात समझे ना, क्योंकि ओशन को वो वार्म कर देगा। ओशन को वार्म करने का मतलब क्या कि जो कोल्ड वाला जो चीज़ था, कोल्ड वाटर जो चीज़ था वो तो गड़बड़ हुआ, तो इसलिए गैस हाइड्रेट्स पे इम्पैक्ट करेगा। मीथेन गैस जो है, मीथेन जो हाइड्रेट्स का जो मिलने का जो अकुमुलेशन का जो है जगह, वो डिस्टर्ब कर देगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे द इंडिकेशन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी कि हम बहुत रिसर्च किए हुए हैं और ऐसा इंडिकेशन है कि क्लाइमेट चेंज पास्ट में भी हुआ है और जिसकी वजह से मीथेन हाइड्रेट्स डिस्टर्ब हुए हैं अभी तक, और इसकी वजह से मीथेन बहुत रिलीज़ हुआ है ओशन सब में और बाहर भी है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन बताता हूँ कि मीथेन हाइड्रेट जब रिलीज़ हो जाए तो क्या कंडीशन हो सकता है। देखो यहाँ पे समझो, थोड़ी देर में आएगा। द इशू इज़ ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट कंसर्न वेदर द प्रिडिक्टिंग द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑन द प्रेजेंट डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। अभी साइंटिस्ट लोग के लिए सबसे बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि क्या अभी क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या जो मीथेन हाइड्रेट्स का जो डिपॉजिट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो साइंटिस्ट लोग ये इस चीज़ पे काम कर रहा है कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल, हाँ ये तो है कि हिस्ट्री में वो हिस्ट्री जो भी अभी तक हुआ है उसमें एक साफ साफ संकेत है कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पहली बार नहीं है। हम जानते हैं कि ये जो जितने भी जानते हो ना, 5th मार्क्स एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ बच्चे लोग, कितना मार्क्स एक्सटेंशन हो चुका है। तो पहले भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ था, पहले भी दुनिया भर का चीज़ हुआ था नहीं, तो पहले हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि हुआ है। अभी साइंटिस्ट लोग चाहते हैं ये जानना कि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसी पे रिसर्च हो रहे हैं। देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एज वेल एज मीथेन बिहेवियर अफेक्ट इट रिलीज आर देयर फॉर अर्जेंटली। इसलिए साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या मीथेन हाइड्रेट्स पे फ़र्क पड़ता है। तो एरिया ऑफ कंसर्न है, इस पर काम हो रहा है। देखो, तो सवाल ये है स्टूडेंट, तो जब ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, तुम कह सकते हो कि इतना मीथेन हाइड्रेट्स है तो कंट्री बैठा क्यों है शांति से, एक्सट्रैक्ट करे उसको, कोयला वो कम करे, वो करे, क्योंकि मीथेन जानते हो ज़्यादा बेटर है। नहीं, इंडिया जो इतना मंगवा रहा है बाहर से, हम अपना कर लेंगे आराम से, कतार उतार से मंगवाने की भी जरूरत नहीं है नेचुरल गैस को, तो कर क्यों नहीं पा रहे, क्या कोई डिफ़िकल्टी है। तो देखो डिफ़िकल्टी क्या है, मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से देखोगे बच्चे लोग तो 1000 से लेके 5 गीगाटन्स ऑफ कार्बन, हाँ देयर एबंडेंस रेंज बिटवीन, बहुत ज़्यादा कार्बन है उसके अंदर, कहने का मतलब ये है। अब देखो, देयर इज अराउंड 100 to 500 टाइम्स एज मच एज कार्बन एज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एनुअली बाय द बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस। सही बात है ना, जब हम कोयला जलाते हैं, जब हम ऑयल जलाते हैं, जब हम गैस जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सही बात है कि नहीं है। अब इसमें क्या बोला है कि जितना मीथेन हाइड्रेट है वो यदि एक्सपोज हो जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब, जब आप कोयला जला के जो आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो एटमॉस्फेयर में, जो ऑयल जला के जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो एटमॉस्फेयर में, जो गैस जला के जो एटमॉस्फेयर में आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो, उसके कंपेयर में यदि मीथेन एक्सपोज हो जाए वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। वो 100 टाइम्स से लेकर 150 और 500 टाइम्स तक प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब सोच रहे हो बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, मीथेन हाइड्रेट्स ऊपर चला गया तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी तो कंटिन्यूअल सेल में पड़ा हुआ तो ठीक है, यदि एटमॉस्फेयर में आ गया और देखो तुम खुद ओशन में मिक्स हो गया तो ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। और ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि कितने तुम्हारे जो कोरल रीफ सब है, कोरल रीफ जानते हो ना, जो उसमें एल्गी वगैरह, जूजेंथेलिया एल्गी और कोरल रीफ्स दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो इस तरह का जो जिसको कैल्शियम चाहिए होता है अपना बॉडी बनाने के लिए, और यदि ओशन में एसिडिफिकेशन हो जाए तो ऐसे एनिमल्स का, ऐसे जीव जंतु का खात्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओशन में एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि कैल्शियम नहीं बनने वाला है। तो डैमेज तो बहुत पहुंचा देगा ये। कैसे डैमेज पहुंचेगा देखो, देयर पॉसिबल फ्यूचर एक्सकेवेशन वुड प्रेसुमली ओनली प्रोड्यूस ए पोर्शन ऑफ द एक्चुअल यूजेबल फ्यूल बिकॉज मैनी डिपॉजिट आर इन। बोला कि बहुत कम ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कि अधिकतर जो डिपॉजिट है वहाँ पे जहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते, उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी सब चाहिए। हाउएवर इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, बहुत सारा लाइक माइंडेड जो कंट्री है काम कर रहे हैं, टेक्निक सब माइनिंग टेक्निक डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मीथेन हाइड्रेट बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। समझ रहे हो विद्यार्थी। तो देखो इसका मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, यदि बाहर निकल गया तो। अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ओशन एसिडिफिकेशन होने का चांस है। तो कैसे ओशन एसिडिफिकेशन होता है ये समझो, ये लास्ट लाइन में दिया गया, खत्म हो जाएगा इसके साथ। अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि कोई भी प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी चीज़ हो जो मरता है
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके डिकम्पोज करता है उसको। तो लेट से एरोबिक कंडीशन है। एरोबिक मतलब क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे। एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। एनोरोबिक का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेट से एरोबिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है वाटर कॉलम में। वाटर कॉलम समझ रहे हो ना, एक जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जितने भी मीथेन है उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, और ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ता है जी। तो देखो कई बार ये भी होता है विद्यार्थी लोग, सोचो 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 यहाँ पे हो क्या रहा है, मीथेन डिपॉजिट है, अब बैक्टीरिया पूरा लगा पड़ा हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया हर चीज़ को डिकम्पोज करना चाहेगा जो भी उसका हक का हो। जब मीथेन को वो डिकम्पोज कर देगा तो कहीं ना कहीं देखो, अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, O2 के प्रेजेंस में कर रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि बैक्टीरिया तुम्हारा मीथेन को काटता है तो वहाँ पे फिर केमिकल रिएक्शंस होगा। तो केमिकल रिएक्शन से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो गया। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, CH4। और बैक्टीरिया क्या लेके काम कर रहा है, ऑक्सीजन लेके काम कर रहा है। तो देखो ना CO2 बना कि नहीं बना, CH4 प्लस ऑक्सीजन जोड़ो ना, CO2 निकल गया, तब प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और फिर वाटर में डिजोल्व। अब देखो सुनो बच्चे लोग, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और फिर वाटर में डिपॉजिट हुआ तो कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड खतरनाक चीज़ है तुम्हारा कैल्शियम के लिए, कैल्शियम को पूरा डिजोल्व कर देगा वो। तो बात समझ रहे हो क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर में जाएगा। सुनो अच्छे से, केमिकल रिएक्शन का बात कर रहा हूँ मैं। मीथेन है, मीथेन में रिएक्ट किया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर वाटर में डिजोल्व हुआ, कार्बोनिक एसिड हुआ। कार्बोनिक एसिड पूरी तरीके से जो तुम्हारा जो कैल्शियम से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर वाला जो एनिमल्स है वो पूरा खत्म कर देगा उसको। ये प्रॉब्लम देखो, वही बोल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला फिर कार्बोनिक एसिड बना, उसकी वजह से ओजोन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन कंज्यूम्स ऑक्सीजन। सही बात, ऑक्सीजन तो लेगा ही लेगा, अभी जस्ट बात कर रहे थे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पूरा वाटर डिप्लेशन जोन बन जाएगा, ऑक्सीजन डिप्लेशन जोन, यानी कि पूरा ऑक्सीजन खा जाएगा इस जगह का। जब एक जगह में पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए ना डिकम्पोज करने के लिए। तो बैक्टीरिया क्या किया कि जो मछली को ऑक्सीजन चाहिए था वो भी ऑक्सीजन ले लिया, जो बाकी प्रजाति का चाहिए था ऑक्सीजन वो भी ऑक्सीजन ले लिया, सब ऑक्सीजन अपने हाथ में रख लिया। क्यों, क्योंकि उसको डिकम्पोज करना है मीथेन से। तो बाकी जो वहाँ पे फिशेस है, बाकी जो वहाँ पे क्रैब्स है, बाकी जो लिविंग थिंग्स है, उसको तो मिला नहीं कुछ। तो ये जो जोन होगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डेड जोन बन जाएगा। तो इसका मतलब पूरा वो जो जोन है वो पूरा खत्म हो जाएगा, वहाँ पे कोई एनिमल प्लांट्स कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो खतरनाक है कि नहीं, खतरनाक है, वही मैटर ऑफ कंसर्न दिया गया है। तो वही देखो, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर कॉलम क्रिएट और एक्सपांड ऑक्सीजन मिनिमम जोन है, वही ऑक्सीजन डिप्लेशन जोन है वो, समझे, फिशेस के लिए और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत खतरनाक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि जरूरी क्या है स्टूडेंट, ए प्रीरिक्विजिट फॉर दिस काइंड ऑफ डिग्रेडेशन इज दैट मीथेन मॉलिक्यूल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे ये डिग्रेडेशन होगा, कैसे वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लेशन जोन बने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मीथेन यदि डिजोल्व हो जाए वाटर में तब जाके ये कंडीशन बन सकता है। यदि मीथेन डिजोल्व नहीं हुआ, अभी मीथेन डिजोल्व हुआ था ना जी, क्यों, कैरियर तो वाटर ही है, वाटर ही है। बैक्टीरिया बार बार ऑक्सीजन लेके आ रहा है उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो वहाँ पे कंडीशन क्या है, वाटर है। ये जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वाटर के अंदर हो रहा है और वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है। यदि मीथेन वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा तो ये कंडीशन ही क्रिएट नहीं होगा, तो मीथेन हाइड्रेट के फॉर्म में ही बैठा रहेगा। अदरवाइज यदि बैक्टीरिया क्या कर सकता, यदि बैक्टीरिया वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के यूज से यदि डिजोल्व करवा दे तो जो भी मीथेन है, जो भी डिपॉजिट है, वो मीथेन भी नहीं रहेगा, मीथेन भी कम हो जाएगा और साथ साथ नया प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ओजोन एसिडिफिकेशन का। साथ साथ तुम्हारा जो ऑक्सीजन डिप्लेशन जोन है वो भी कंडीशन क्रिएट हो सकता है। बात समझ गए ना, दैट्स इट, कंप्लीटेड।